नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास टेम्पलेट्स है। टेम्पलेट्स बेसिकली किस काम में आते हैं? दे आर यूज फॉर प्रिपेयर जेनरिक प्रोग्रामिंग। जेनरिक प्रोग्रामिंग का मतलब है कि अभी तक जो हमने प्रोग्राम्स बनाए या फंक्शंस बनाए, हम उन फंक्शंस या क्लासेस की बात अगर करें तो हम उसमें डेटा टाइप एक फिक्स देते थे। लाइक हमने ऐड फंक्शन बनाया जो 2 इंटीजर टाइप आर्ग्यूमेंट्स रिसीव करेगा और उनका एडिशन परफॉर्म करेगा। अब ये जो ऐड फंक्शन है ये सिर्फ 2 इंटीजर टाइप आर्ग्यूमेंट्स ही रिसीव करेगा। अगर 2 फ्लोट टाइप आर्ग्यूमेंट्स को ऐड करना है, 2 कैरेक्टर टाइप आर्ग्यूमेंट्स को ऐड करना है, तो मुझे इन सब के लिए अलग अलग फंक्शंस ही क्या बनाने पड़ेंगे। वी कॉल इट एज ओवरलोडिंग, कि हम एक ही नाम से फंक्शंस बनाएंगे। पैरामीटर का नंबर ऑफ पैरामीटर्स भी सेम होंगे, सभी में 2-2 पैरामीटर है, बट दोनों का टाइप क्या होगा? अलग अलग। 1-2 इंटीजर के लिए, 1-2 फ्लोट के लिए, 1-2 कैर के लिए। अब क्वेश्चन ये आता है, ऐसे हमारे पास बहुत सारे डेटा टाइप्स हैं, उन सभी डेटा टाइप्स के लिए मुझे अलग अलग फंक्शन बनाने पड़ेंगे। लेकिन टेम्पलेट जिसका काम हम जेनरिक प्रोग्रामिंग में करेंगे, जेनरिक प्रोग्रामिंग का मतलब ये है कि हम कोड कुछ इस तरह से राइट करें दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट डेटा टाइप। डेटा टाइप के ऊपर डिपेंड न रहे। मतलब हम ये चाहते हैं कि कंपाइलर हमारा कंपाइल टाइम पर आर्ग्यूमेंट्स के टाइप को देखकर फंक्शन को एक्सपैंड कर दे। मतलब हम बनाएंगे एक ही फंक्शन, लेकिन उससे कॉल अगर इंटीजर के थ्रू किया गया है तो ऑटोमेटिकली इस फंक्शन को एक्सपैंड कर दो यूजिंग वन एन इंटीजर टाइप आर्ग्यूमेंट। अगर फ्लोट के थ्रू कॉल किया हो गया तो इसे फ्लोट के थ्रू भी एक्सपैंड कर दो। मतलब हम इस फंक्शन का डेटा टाइप चाहते हैं, फंक्शन या क्लास का डेटा टाइप अपने आप बेस्ड ऑन द वैल्यूज जो हमने पास किए उसके अकॉर्डिंगली क्या वेरी करता है। तो इससे मुझे फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी ना, कि मुझे काम करने के लिए अलग अलग फंक्शंस नहीं, एक ही जैसा काम करना है। जैसे अब इंटीजर, फ्लोट, कैर वाले आर्ग्यूमेंट्स में काम तो एक ही करना है, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स व्हिच इज पास्ड ऑन। अब उन्हीं नंबर्स को ऐड करने के लिए मैं बार बार अलग अलग फंक्शंस बनाऊं, या फिर हम टेम्पलेट के ऊपर बेस्ड क्या बनाएंगे? अपना फंक्शन बनाएंगे। टेम्पलेट्स आर एक्सपैंडेड एट कंपाइल टाइम। तो कंपाइलर कंपाइल टाइम पे ही डिसाइड कर लेगा, चेक कर लेगा कि आपके आर्ग्यूमेंट का टाइप क्या है, आपने क्या भेजा। आपने इंटीजर भेजा तो फंक्शन को एक्सपैंड कर दो, टेम्पलेट को एक्सपैंड कर दो फॉर एन इंटीजर टाइप वेरिएबल। आपने अभी इंटीजर भेजा है, बाद में फ्लोट भी भेजा है, तो इसी फंक्शन को एक्सपैंड करना है फ्लोट के अकॉर्डिंगली। तो सोर्स कोड में हम जो बनाएंगे एक सिंपल फंक्शन बनाएंगे, उसकी मल्टीपल कॉपीज बनती रहेंगी। वो मल्टीपल कॉपी हम नहीं बनाएंगे, हमारे यहाँ पर कंपाइलर टेम्पलेट को देखकर खुद बनाता है। अब इसमें 2 चीजें आएंगी, टेम्पलेट में हम 2 चीजें बनाएंगे। एक होता है फंक्शन टेम्पलेट और एक होता है क्लास टेम्पलेट। टेम्पलेट के कंसेप्ट को हम किसी फंक्शन के अंदर अप्लाई करें या पूरी की पूरी क्लास के अंदर अप्लाई कर लें, विच में इंक्लूड्स सेवरल फंक्शंस। पहले फंक्शन टेम्पलेट की बात कर रहे हैं। फंक्शन टेम्पलेट बनाने के लिए हम कीवर्ड यूज करेंगे। वी हैव अ कीवर्ड कॉल्ड टेम्पलेट। पहला कीवर्ड आएगा टेम्पलेट का। टेम्पलेट के आगे हम क्या बताएंगे? क्लास एंड व्हाट टाइप। वी हैव अ कीवर्ड कॉल्ड क्लास। यहाँ क्लास नॉर्मल क्लास की तरह नहीं है, दिस इज अ कैटेगरी क्लास। सो हम टेम्पलेट कीवर्ड यूज करेंगे, एंगल ब्रैकेट में क्लास और आगे उसका टाइप। टाइप मतलब हम अपना नाम रखेंगे कि मुझे क्लास एक बनानी है कॉल टी, तो मैं अज्यूम करूंगा कि एक डेटा टाइप है। अब ये लाइन आपके फंक्शन की पहली स्टेटमेंट होगी। इस स्टेटमेंट के बाद आप नॉर्मली फंक्शन डिफाइन करो, जैसे आप करते हो रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम, पैरामीटर की लिस्ट। बट ये जो पैरामीटर की लिस्ट हम लेंगे या अंदर कोई वेरिएबल लेंगे, उसका टाइप हम इस टाइप का लेंगे। टेम्पलेट एंगल ब्रैकेट, वी हैव क्लास कीवर्ड दैट इज फॉर डिक्लेयरिंग व्हाट टाइप नेम। अब टाइप हमने वैसे रख दिया टी। हम मान के चल रहे हैं कि हम एक टेम्पलेट बना रहे हैं जिसमें एक डेटा टाइप क्या होगा? वेरी करेगा, जिसका नाम हमने अपनी तरफ से फिलहाल क्या रखा है? टी रखा है। यानी अपने प्रोग्राम में मैं हर जगह पर क्या यूज करूंगा? टी यूज करूंगा। जैसा कि मैंने यहाँ पर किया, टी रिटर्न टाइप का अ फंक्शन कॉल्ड ऐड, जो टी टाइप का आर्ग्यूमेंट एक्स लेगा और टी टाइप का आर्ग्यूमेंट क्या लेगा? वाई। तो हमने आर्ग्यूमेंट का टाइप और रिटर्न टाइप दोनों किसके ऊपर बेस्ड बना दिए? टेम्पलेट के ऊपर बना दिए। अंदर जो हम वेरिएबल ले रहे हैं उसका भी टाइप हमने क्या रखा? टी रखा। z इक्वल्स टू x प्लस वाई एंड रिटर्न व्हाट? z।
अब जब हम फंक्शन बना रहे हैं, हुआ क्या इससे, जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, दो आर्गुमेंट दे रहा हूं, इंटीजर a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 20 एंड कॉमा c। तो दो आर्गुमेंट लिए मैंने इंटीजर टाइप के विद द वैल्यू कॉल्ड a एंड 10 एंड 20। ऐड फंक्शन कॉल किया, a और b पास कर दी, a और b। अब वो अपने आप चेक करेगा a और b का टाइप क्या है, इंटीजर है, तो इसका मतलब अभी यहाँ पर एक फंक्शन ऐड वाला कॉल होना चाहिए, जिस केस में वो टेम्पलेट क्या मानेगा, t, जो t हमने आपने अज्यूम किया हुआ है, टेम्पलेट क्या लेगा, a लेगा, सॉरी int लेगा, a का टाइप क्या है, int, सो वो टेम्पलेट क्या लेगा, int ले लेगा। इसका मतलब इस समय जो ऐड फंक्शन कॉल हुआ वो यही वाला था, बट यही फंक्शन एक्सपैंड हो गया int, मतलब a और b का टाइप int है, तो t की जगह पर क्या आ गया, int, ये फंक्शन int के अकॉर्डिंगली एक्सपैंड हो गया। तो वही int रिटर्न टाइप का ऐड एक फंक्शन विद int, int दो पैरामीटर, इंटीजर टाइप का x एक वेरिएबल, रिटर्न z एंड व्हाट, तो इंटीजर रिटर्न हो गया। इसी प्रोग्राम में ही मैंने आगे वेरिएबल का टाइप क्या रख दिया, फ्लोट रख दिया, फ्लोट टाइप का a1 एंड फ्लोट टाइप का व्हाट b1। तो वही फंक्शन कॉल किया ऐड a1 और b1। अब वो चेक करेगा कि a1 का टाइप फ्लोट है, तो इसी फंक्शन को कंपाइल टाइम पे ही दो बारी बना देगा अपने आप, एक इंटीजर के लिए और एक इसके लिए, फ्लोट के लिए। तो उस समय क्लास t, ये जो t है ये हम क्या बता रहे हैं, कैटेगरी क्लास बता रहे हैं। सो कैटेगरी क्लास t और दोनों का टाइप t है, ठीक है ना। इसका मतलब फिलहाल वो पहले का टाइप ही चेक करेगा, पहले का टाइप क्या है, a1 का टाइप फ्लोट है, तो वो अज्यूम करेगा कि जो फंक्शन बना है दोनों आर्गुमेंट का टाइप क्या है, फ्लोट होना चाहिए। मतलब यहाँ अगर उल्टा सीधा कर दोगे कि a1, b पहले आर्गुमेंट का टाइप इंटीजर और दूसरे का क्या कर दिया, फ्लोट कर दिया, तो वो एरर दे देगा कि ऐसा कोई फंक्शन अवेलेबल नहीं है, बिकॉज पहले का टाइप फ्लोट, t का टाइप क्या हो गया, फ्लोट हो गया। तो जो फंक्शन डिफाइन हुआ उनमें दोनों आर्गुमेंट का टाइप क्या है, फ्लोट है, फिर वो सारे एक्शंस अपना फ्लोट के ऊपर करेगा। क्लियर हो ना। तो अब मुझे दो फंक्शंस नहीं बनाने पड़े दो अलग अलग टाइप के लिए। अगर ये टेम्पलेट वाला कंसेप्ट ना होता, जेनरिक प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट ना होता, तो मैं इस केस में दो ऐड फंक्शन बनाता, दोनों दो आर्गुमेंट रिसीव करते हैं, एक इंटीजर और एक क्या होता, फ्लोट वाला। अब मैंने एक फंक्शन बनाया, वो हर टाइप के ऊपर काम करेगा, तो आर्गुमेंट का टाइप इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, किसी भी टाइप का है, वो टास्क परफॉर्म हो जाएगा। तो एक फंक्शन सभी डेटा टाइप्स के लिए क्या चेक कॉल होगा। ये कंपाइल टाइम पर डिसाइड हो जाएगा कि एग्जैक्टली कौन सा, मतलब इसकी कितनी कॉपीज बननी, क्योंकि इस समय दो बारी कॉल हुआ है, दोनों आर्गुमेंट का टाइप डिफरेंट है, वन इज इंटीजर एंड फ्लोट, तो इसी फंक्शन की वो अपने आप इंटीजर और फ्लोट की दो कॉपीज क्या क्रिएट कर देगा। क्लियर हो गया फंक्शन टेम्पलेट। अब फंक्शन टेम्पलेट अगर समझ में आ गया, दैट मींस क्लास टेम्पलेट भी आ गया, क्योंकि इस समय सिर्फ हम स्कोप बड़ा कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अभी हमने टेम्पलेट लगाया एक फंक्शन के ऊपर, अब मैं कह रहा हूं कि मैं टेम्पलेट लगा रहा हूं क्लास के अंदर। इसका मतलब वो डेटा टाइप कॉल्ड t पूरी क्लास में कहीं पर भी यूज हो सकता है। तो जैसे मतलब हमने फंक्शन की तरह बनाना है, टेम्पलेट क्लास, कीवर्ड कॉल्ड क्लास, वी हैव अ डेटा टाइप कॉल्ड टाइप, और आपकी क्लास नेम आप डिफाइन करो कुछ इस तरह से। जैसे अगर ध्यान हो, हमने पहला प्रोग्राम बनाया था कॉम्प्लेक्स नंबर का, अब उसमें अधिकतर वेरिएबल रियल और इमेजिनरी का टाइप क्या लेते हैं, इंटीजर लेते हैं। लेकिन अब मैं क्या बना रहा हूँ, टेम्पलेट के ऊपर बेस बना रहा हूँ। सो देखो मैंने एक टेम्पलेट बनाया, क्लास कॉल्ड t, इसका मतलब नेक्स्ट लाइन में जो भी बनेगा फंक्शन और क्लास, वो डेटा टाइप t का यूज कर सकता है। तो मैंने क्लास बनाई कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स में रियल इमेजिनरी का टाइप क्या दिया, t। अगर आप नॉर्मल रीड फंक्शन बना रहे हो तब तो कुछ वैसे ही नहीं करना आपको, क्योंकि आप लिखोगे सीन रियल, सीन व्हाट इमेजिनरी। अगर आप कोई फंक्शन बना रहे हो ini, या कोई फंक्शन कंस्ट्रक्टर बना रहे हो जिसमें हम इनकी वैल्यूज को रिसीव कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि वैल्यूज का टाइप क्या है, t है। सो t टाइप रियल, t टाइप व्हाट, इमेजिनरी। क्योंकि मैंने यहाँ पर भी वेरिएबल्स का नाम रियल और इमेजिनरी ही रखा है, रियल एंड img, इसीलिए मुझे यहाँ पर दिस ऑपरेटर का यूज करना पड़ रहा है। दिस एरो रियल इक्वल्स टू व्हाट, रियल, दिस एरो इमेजिनरी इक्वल्स टू व्हाट, इमेजिनरी। दिस का मुझे यहाँ पर क्यों यूज करना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने अपने लोकल वेरिएबल्स का नाम भी जो यहाँ पर रखा है void ini के अंदर, उसका नाम भी रियल और इमेजिनरी रखा है, रियल एंड व्हाट, इमेजिनरी। अगर कुछ और रखता कोई इशू नहीं था। अब अगर इस वेरिएबल का नाम सपोज r होता, इस वेरिएबल का नाम रियल इमेजिनरी की जगह पर r और i है,
देन तो मेरे लिए सिंपल था, आई कैन राइट अ रियल इक्वल्स टू व्हाट आर, जो हम अब तक कर ही रहे हैं, एंड इमेजिनरी इक्वल्स टू व्हाट आई, सिर्फ इतना ही करना, ठीक है ना। लेकिन अभी मैंने वहां पर अपने वेरिएबल्स का नाम भी क्या रखा था, रियल रखा था, स्टैंडर्ड तो यही कहता है। तो अब मैं यहां पर क्या लिखूं, आर की जगह पर रियल, तो ये तो स्टेटमेंट अजीब सी बन रही है, रियल इक्वल्स टू व्हाट रियल, इमेजिनरी इक्वल्स टू व्हाट इमेजिनरी, गलत है। तो एग्जैक्टली हुआ क्या, इस फंक्शन के अंदर ये रियल और वेरिएबल चलेंगे, जो बाहर वाले क्लास के रियल और वेरिएबल थे वो लॉस्ट हो गए, क्योंकि अगर फंक्शन के अंदर अगर आप वेरिएबल का यूज करोगे तो पहले लोकल वेरिएबल पे जाता है, तो ये दोनों किसकी बात हो रही है, लोकल की हो रही है। तो आपके इंस्टांस, आपके ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स ऐड हो गए, और आपको पता है इंस्टांस का रेफरेंस पड़ा होता है दिस में, तो दिस एरो रियल की जब मैं बात करूंगा तो ये मेरे किसकी बात करेगा, इंस्टांस के रियल, मेरे ऑब्जेक्ट के रियल और इमेजिनरी की बात करेगा। सो यहाँ पर मैंने INI मतलब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था कि अगर आपने एक टेम्पलेट बनाया कॉल्ड क्लास टी, तो इस टी का यूज आप पूरी क्लास में कर सकते, कहीं पर, मतलब आपने अपने इंस्टांस वेरिएबल का टाइप दिया टी, और आपने अंदर जो कुछ लॉजिक चल रहा था वहां पर भी वेरिएबल का नाम दे दिया टी। फर्क अब इसमें कहां पर आएगा, नॉर्मली जब मैं कॉम्प्लेक्स क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो मैं लिखता हूं सिंपल कि मैं कॉम्प्लेक्स क्लास का अगर ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो हम राइट क्या लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स C1, इतना लिखते हैं, ठीक है। हम लिखते हैं नॉर्मली कॉम्प्लेक्स, हम ये लिखते हैं कॉम्प्लेक्स क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना तो हम राइट कॉम्प्लेक्स C1, C2। लेकिन अब ये कॉम्प्लेक्स क्लास जो हमने बनाई है ये जेनरिक का मतलब अब जब आप कॉम्प्लेक्स क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो एंगल ब्रैकेट के थ्रू आप उसका डेटा टाइप क्या है डिफाइन करोगे। सो अब ऑब्जेक्ट इस तरह से बनेगा, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप INT एंड देन ऑब्जेक्ट नेम व्हाट C1। तो इस समय मैं कह सकता हूं फॉर ऑब्जेक्ट कॉल्ड C1 टाइप T क्या बना, INT बना। सो रियल इमेजिनरी किस टाइप के बने, इंटीजर टाइप के बने। और नेक्स्ट केस में कॉम्प्लेक्स कैर C2, दैट मींस C2 ऑब्जेक्ट के केस में रियल इमेजिनरी किस टाइप के बने, कैरेक्टर टाइप के बने। सो मैं कह सकता हूं कि मेरी कॉम्प्लेक्स क्लास है, एक ही क्लास है, बट आप इसके ऊपर इंटीजर टाइप के कॉम्प्लेक्स, कैरेक्टर टाइप के कॉम्प्लेक्स, फ्लोट या किसी टाइप के भी कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या ऐड करवा सकते हैं, बिकॉज अब ये जेनरिक हो गया। अब जब भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा उसका जेनरिक टाइप कि क्या यूज होना है, इस केस में आप बताओगे कि मुझे क्या चाहिए, INT चाहिए, फ्लोट चाहिए, या क्या रिक्वायर्ड। क्लियर हुआ क्लास टेम्पलेट? यस सर। नाउ टेम्पलेट विद नॉन टेम्पलेट आर्ग्यूमेंट, मतलब जरूरी नहीं है कि जब आप एक टेम्पलेट बनाओगे तो उसमें हमेशा कैटेगरी क्लास लोगे, एक क्लास टी, एक पैरामीटर की हो, दो पैरामीटर की हो, आप जितने मर्जी ले सकते हो। आपको क्या लिखना है, क्लास टी कॉमा क्लास T1 कॉमा क्लास T2, मतलब आप यूजर से 3 डेटा टाइप मांग रहे हो या 2 डेटा टाइप मांगना चाहते हो। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी आर्ग्यूमेंट्स का टाइप क्लास टाइप का हो, कुछ नॉन टेम्पलेट भी हो सकते हैं। नॉन टेम्पलेट का मतलब हो सकता है कि कुछ क्लास टाइप का है और कुछ फिक्स है, इंटीजर। जैसे इस एग्जांपल में मैंने लिया टेम्पलेट बनाया, पहला आर्ग्यूमेंट क्लास टाइप का है, मतलब पहला आर्ग्यूमेंट जेनरिक है, आप हर बारी डेटा टाइप डिफाइन करोगे। लेकिन दूसरा मैंने क्या रखा है, फिक्स रखा है, इंटीजर, क्योंकि मैं इसको लेकर एक एरे बना रहा हूँ। एरे का टाइप टी रखा, डेटा उसका नाम दिया, और इंटीजर से उसका क्या डिफाइन करूंगा, साइज दूंगा। अब आपसे मैं साइज कैरेक्टर में तो नहीं लूंगा ना, तो मेरे लिए डिफाइन हो गया कि जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, एक तो आप मुझे टेम्पलेट दोगे कि आपको किस टाइप का वेरिएबल एरे बनाना है, और एक आप फिक्स है, हमेशा क्या दोगे, इंटीजर ही दोगे, वो नॉन टेम्पलेट है, उसमें टेम्पलेट नहीं देना। मतलब मैं एक तो ऑब्जेक्ट बनाऊंगा C1 जिसमें एक पहला आर्गुमेंट है क्लास टाइप का, तो पहला आर्गुमेंट डेटा टाइप होगा और दूसरा आर्गुमेंट फिक्स कोई भी एक इंटीजर हो सकता है। इसका मतलब ये हो गया, फिलहाल C1 के लिए एक एरे बना है ऑफ टाइप इंटीजर विद द साइज ऑफ व्हाट 5। C2 के लिए भी हमने क्या बनाया, टाइप चेंज कर सकते हैं, तो क्लास T हमने चेंज कर दिया कैरेक्टर, और साइज हमने इसका भी क्या दे दिया, 5 दे दिया। तो C2 के लिए जो एरे बना उसका टाइप कैरेक्टर है, टू होल्ड 5 कैरेक्टर्स। C1 के लिए इंटीजर हो गए। इस केस में क्या हो गया, पहला डेटा टाइप है, वो कुछ भी हो सकता है, बट दूसरा तो फिक्स है, वो हमेशा क्या होगा, इंटीजर ही होगा।
सो टेम्पलेट के साथ नॉन टेम्पलेट पैरामीटर के कॉम्बिनेशन भी चल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है कि आपका पहला पैरामीटर नॉन टेम्पलेट हो या दूसरा पैरामीटर हो, सीक्वेंस डजंट मैटर। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि फंक्शन के कितने टेम्पलेट पैरामीटर है, कितने नॉन टेम्पलेट है। जो टेम्पलेट है उसमें तो अपनी मर्जी का टाइप दे दो, जो नॉन टेम्पलेट है उसमें उसी टाइप की क्या देनी है, वैल्यू पास करनी है। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट लास्ट है इसमें टेम्पलेट विद डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। टेम्पलेट विद डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। अब हो सकता है आप एक टेम्पलेट बनाओ जिसमें दो डेटा टाइप है, क्लास टी कॉमा क्लास टी1। अब दो वेरिएबल आपने लिए हुए, टी टाइप का ए और टी1 टाइप का भी, मतलब पहले वेरिएबल का टाइप इंटीजर हो गया, जो भी आप पास करोगे दूसरे का टाइप दूसरे पैरामीटर हो जाएगा। बट ऐसा भी हो सकता है इस केस में मैंने दूसरे का टाइप क्या दे दिया है, कैर दे दिया, इक्वल टू कैर, डिफॉल्ट वैल्यू दे दी है। मतलब अगर मैं इस फंक्शन को दो आर्ग्यूमेंट पास करूंगा, दो टाइप दूंगा, int कॉमा int, दोनों int दे दी, तो t का टाइप भी int, t1 का टाइप भी क्या होगा, int। सो आपके a और b दोनों वेरिएबल्स का टाइप क्या होगा, int होगा। अलग अलग भी दे सकते हो, लेकिन अगर मैं इसी नॉन टेम्पलेट वाली क्लास का यूज करता हूं और एक ही टेम्पलेट पास करता हूं, कैरेक्टर पहला ही दिया, दूसरा दिया ही नहीं मैंने, अगर आप नहीं दोगे तो डिफॉल्ट आर्गुमेंट के अकॉर्डिंगली वो अपने आप क्या अज्यूम हो जाएगा, कैरेक्टर टाइप का हो जाएगा। और अगर आपने डिफॉल्ट आर्गुमेंट नहीं बनाया हुआ और आप एक आर्गुमेंट पास करोगे तो वही हो गया कि फंक्शन कॉल कर रहे हो, दो आर्गुमेंट वाला पास कर रहे हो एक आर्गुमेंट, तो एरर आ जाएगी। फिलहाल इस केस में एक आर्गुमेंट पे भी प्रोग्राम चल रहा है, दूसरा वो अपने आप क्या कंसिडर कर लेगा, कैरेक्टर कर लेगा। सो टेम्पलेट मल्टीपल जितने मर्जी पैरामीटर के हो सकते हैं फंक्शन की तरह। टेम्पलेट में आप डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हो ताकि अगर एक टेम्पलेट मिसिंग हो दूसरा अपने आप उसे अपना डिफॉल्ट डेटा टाइप लेकर के प्रोसेस कर दे। सो क्लास टी आप दोगे हमेशा इंटीजर और कैर, दूसरा अगर आपने दिया तब ठीक है वो यूज हो जाएगा, लेकिन अगर आपने नहीं दिया तो जो डिफॉल्ट वैल्यू साइन है विच इज कॉल्ड कैर वो यूज हो जाएगा। दैट इज टेम्पलेट विद व्हाट, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। सिंपल एडिशन वाला प्रोग्राम जो हम पहले बनाया था, सबसे पहले पीपीटी के अंदर भी डिफाइन था कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स मल्टीपल फंक्शंस की बनाएंगे। वी डिफाइन टेम्पलेट एंगल ब्रैकेट में क्लास टी, केस जो मर्जी लिखो आपके ऊपर डिपेंड करता है। टी टाइप का एक फंक्शन कॉल ऐड, आर्गुमेंट टी टाइप का x, टी टाइप का व्हाट y, रिटर्न टाइप भी टी टाइप का z, z इक्वल्स टू x प्लस व्हाट y एंड रिटर्न व्हाट z। अब हमारा मेन में अगर मैं सिंपल लिखता हूं इंटीजर टाइप c इक्वल्स टू, देखो ऐड 3,4, तो दो इंटीजर टाइप आर्गुमेंट पास हुए, टी टाइप के हो गए तो कॉल हो जाना चाहिए फंक्शन। ऐसी फ्लोट टाइप का d इक्वल्स टू ऐड 3.2, 4.6, तो ये भी यही वाला फंक्शन कॉल होगा, कॉपी बन जाएगी अपने आप, आउटपुट आ जाएगा। तो आउटपुट दोनों केसेस में एक ही आर्गुमेंट डिफरेंट थे, बट प्रोग्राम ने कंपाइल टाइम पर ही इस फंक्शन ऐड की, बेस्ड ऑन व्हाट डेटा टाइप कॉपी बना दी और काम कर दी। सो इसको थोड़ा सा 3 कर देता हूं। तो 7 एंड 7.9, 7 तो पहला था एडिशन, 4 और 3 7 और दूसरा 7.9। अब इसमें एक चीज ध्यान में रखनी है, हमने यहाँ पर एक टेम्पलेट बनाया टी, तो इसका मतलब वो अज्यूम करेगा कि आपके दोनों आर्ग्यूमेंट्स का टाइप क्या होगा, टी होगा। हमने बनाया ना, दोनों आर्ग्यूमेंट्स का टाइप क्या रखा है, टी रखा है। तो अगर मैं अलग कर दूं अब गलत होगा ना, क्योंकि क्लास टी पहले का टाइप चेक होगा, पहले का टाइप फ्लोट, तो वो अज्यूम करेगा कि दो फ्लोट वाला कॉल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपने एक फ्लोट और एक क्या दे दिया, इंटीजर दे दिया। ऐसा तो कोई है ही नहीं फंक्शन डिफाइन हमारे पास, दोनों का टाइप क्या है, टी रखा, सेम होगा, एक फ्लोट और एक इंटीजर वाला नहीं होगा, तो आपको एरर भी आएगी, एक डबल और एक इंटीजर, ऐसा कोई टेम्पलेट डिफाइन नहीं। अगर आप बनाते हो कि लाइक मैं एक और टेम्पलेट बनाता हूँ, टेम्पलेट कॉल्ड क्लास टी कॉमा क्लास व्हाट टी1, इस तरह से दो ले लेता हूँ, तो फिर मेरा दो वाला भी वर्क करेगा। क्लियर है ना? अब यहाँ एक और चीज मिसिंग थी, वो पावर पॉइंट में नहीं लिखी, टेम्पलेट ओवरलोडिंग भी होती है। अब ओवरलोडिंग का मतलब होता है
कॉल पे है ना, जिसने भी नहीं। टेम्पलेट ओवरलोडिंग का मतलब ये होता है कि अभी जो ऐड वाला टेम्पलेट बना हुआ है ये सभी तरह के डेटा टाइप्स की रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा। दोनों इंटीजर, दोनों फ्लोट, दोनों कैरेक्टर, दोनों किसी भी टाइप के हो, सब काम करेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर अलग से इंटीजर का ऐड बना दूं, इंटीजर का 2 पैरामीटर वाला मैंने एक और ऐड फंक्शन बना दिया, तो पहले ये डिफाइन था कि डेटा टाइप जो मर्जी हो, डेटा टाइप जो मर्जी हो, जैसे मैं यहाँ पर रिटर्न सीधे क्या कर रहा हूँ, 0 कर रहा हूँ। पहले ये डिफाइन था डेटा टाइप जो मर्जी हो, बेस्ड ऑन दैट यही वाला ऐड फंक्शन कॉल होगा। लेकिन अब कंपाइलर ये चेक करेगा कि अगर आर्ग्यूमेंट का टाइप इंटीजर है तो ये वाला डिफॉल्ट टेम्पलेट वाला कॉल नहीं होगा, फिर यही कॉल होगा जो आपने बना रखा है। मतलब मैं ये कह सकता हूं इस केस में दोनों का टाइप इंटीजर है तो टेम्पलेट वाला फंक्शन कॉल नहीं होगा, क्योंकि टेम्पलेट की ओवरलोडिंग कर रखी है, तो इंटीजर वाला फंक्शन कॉल होगा। तो 3 और 4 का रिटर्न क्या आएगा, रिटर्न 0 कर दिया, 0 आएगा। और इस केस में डेसिमल्स है, ऐसा कोई फंक्शन आपने नहीं डिफाइन कर रखा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, टेम्पलेट वाला कॉल। तो इस केस में पहले का आउटपुट जो रिजल्ट आ रहा था वो अब क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि वो पता लग रहा है कि ये वाला फंक्शन कॉल होगा। दैट इज कॉल्ड टेम्पलेट ओवरलोडिंग है कि अदर देन डिफॉल्ट, कि अगर कोई और डेटा टाइप आएगा तब तो यही फंक्शन कॉल होगा, लेकिन अगर आपको कुछ और कॉल करवाना है तो आप बता सकते हो कि एग्जैक्टली आप कौन सा कॉल करवाना चाहते हो। तो आपने अलग से वो फंक्शन बना दिया, अब वो बेस्ड ऑन डेटा टाइप अपने आप चेक कर लेगा कि अगर आपके डेटा टाइप वाला फंक्शन बना हुआ है तब तो वही कॉल करो, और अगर नहीं बना हुआ तो टेम्पलेट वाला फंक्शन क्या करो, कॉल करो। Thank you.